कैसे हैं दोस्तों। आज के वीडियो में है कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर। तो शुरुआत करने से पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पूर्णांक 17 अंक का है। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर लिखना है, सबसे पहले काम है ये। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं। तीसरा निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसके अंदर आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पांचवा प्रश्न है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। यानी जिन प्रश्नों में छोटे छोटे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर लिखने हैं। छठा निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 1 से 6 तक, इनको एक टेबल बनानी है और उसके अंदर इनके ऑप्शन लिखने हैं। सातवां निर्देश है, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के सभी खंडों के उत्तर एक ही साथ लिखें। प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 इनके अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं। किसी के अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, किसी के अंदर सत्य और असत्य कथन छांटने हैं और किसी के अंदर मिलान करना है। तो इनके उत्तर लिखते समय उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर 7वें प्रश्न के उत्तर एक साथ लिखने, 8वां प्रश्न है तो उसके उत्तर सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखने हैं। इसी तरह से 9वां प्रश्न है, उसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिखने हैं। 10वां निर्देश, ये 8वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 10 से 16 का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देने हैं। 9वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 17 से 21 के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देने हैं। 10वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर अधिकतम 60 शब्दों में देने हैं। और 11वां और अंतिम निर्देश है, प्रश्न संख्या 23 से 25 तक के उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में देने हैं। और अब प्रश्न पत्र को पढ़ने की शुरुआत करेंगे उसके हल के साथ। तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। कौन सा पौधा है जो कीटों को खाकर अपना भोजन बनाता है? तो सही ऑप्शन है पहले का सै, घटपर्णी यानी पीचर पादप। सै है ऑप्शन पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, रेशम कीट पालन कहलाता है। सही ऑप्शन है बै, सेरीकल्चर। दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है बै। तीसरा प्रश्न है, वर्षावन पृथ्वी की सतह से लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए हैं? वर्षावन। तो सही जो ऑप्शन है बै, 6%। 6% पृथ्वी का भाग घेरे हुए हैं वर्षावन। अब है चौथा प्रश्न, वायु के वेग को
माप करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो सही ऑप्शन है चौथे का से वायुमापी। पांचवा प्रश्न है, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, तो कहाँ से प्रवेश करती है? श्वास रंध्रों द्वारा। तिल चट्टों के शरीर में श्वास रंध्रों द्वारा वायु प्रवेश करती है। पांचवे का ऑप्शन से सही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चाल तीव्र है? तो सबसे तेज जो चाल है वो है बाज की। तो छठे प्रश्न का सही ऑप्शन है द। अब है सातवां प्रश्न है जिसमें आंतरिक खंड हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ सातवें प्रश्न में 1 से लेके 5 तक प्रश्न हैं। तो इन सभी के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में एक ही जगह पर लिखने हैं। उल्टे सीधे लिख सकते हैं, पहला दूसरा जैसे 7वां नंबर लगा के, और पहले का उत्तर स्वयपोशी आ जाएगा, दूसरे का उत्तर खाद्य धानी आ जाएगा, तीसरे का उत्तर पश्मीना शॉल आ जाएगा। इस तरह से ये उत्तर आ जाएंगे इनके। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, 7वें का पहला। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्वयपोशी। दूसरा प्रश्न है 7वें का, अमीबा अपने भोजन का पाचन रिक्त स्थान में करता है, तो अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। 7वें का तीसरा है, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं जिनसे रिक्त स्थान बनाया जाता है। तो 7वें का तीसरा है पश्मीना शॉल। जो कश्मीरी बकरी है उसकी त्वचा के निकट मुलायम बाल फर से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। 7वें का चौथा है, ताप को डिग्री में रिक्त स्थान से मापते हैं, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा सेल्सियस। पूरा वाक्य हो जाएगा, ताप को डिग्री में सेल्सियस से मापते हैं। 7वें का 5वां है, ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर रिक्त स्थान करते हैं, तो क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। रिक्त स्थान में आ जाएगा विश्राम, और इससे ये वाक्य पूरा हो जाएगा, ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। अब है 8वां प्रश्न। इसके अंदर भी आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। ये भी उत्तर पुस्तिका में एक ही साथ लिखने हैं, यानी 8वां प्रश्न है तो इसके जो जितने भी आंतरिक खंड के ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनके सबके उत्तर एक जगह पर लिखने हैं। तो 8वें का पहला है, सत्य और असत्य कथन में से छांटने हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला कथन है, कवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये कथन सही है या गलत है? यदि सही है तो सत्य लिखना है और गलत है तो असत्य लिखना है कि ये कथन असत्य है। तो 8वें का पहला हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो इस तरह से ये 8वें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा ये हैं। इनके उत्तर देख लेते हैं, उत्तर लिख दिए हैं मैंने। तो पहला है, कवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये कथन सत्य नहीं है, गलत है ये। दूसरा है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे सत्य। तीसरा कथन है, किसी भी पदार्थ का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये जो कथन है ये गलत है। किसी भी पदार्थ का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये कथन हो गया गलत, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया असत्य।
8वें का चौथा प्रश्न है, आंतरिक कंठ का प्रश्न है, वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। ये बिल्कुल बात सही है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे सत्य। 8वें का 5वां है, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये कथन गलत है, इसलिए ब्रैकेट में आ गया असत्य। 8वें का छठा और अंतिम आंतरिक खंड का प्रश्न है, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे दोस्तों सत्य। अब है अगला प्रश्न 9। मिलान करना है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के साथ करना है। 6 प्रश्न हैं आंतरिक खंड में, इसमें 6 क्या 5 प्रश्न हैं और कॉलम ए में दिए हुए शब्द हैं वो किससे मिलान हो रहे हैं। कॉलम बी में जो ए बी सी डी और ई, इनमें से ए से मिलान हो रहा है तो ए को 1 के सामने लिख देंगे, 2 से हो रहा है तो 2 को सामने लिख देंगे। तो देखिए यहाँ कॉलम ए के अंदर जितने शब्द लिखे हुए हैं पहले उनको पढ़ देता हूँ। ईस्ट, सेकंड नंबर पे है डायफ्राम यानी मध्यपट, थर्ड में है त्वचा, फोर्थ में है पत्तियाँ, फिफ्थ में है मछली। अब ईस्ट किससे मिलान होगा कॉलम बी के अंदर, कैंचुआ से संबंधित है, या बी क्लॉम से संबंधित है, या सी एल्कोहल से संबंधित है, या डी वक्ष गुहा से संबंधित है, या रंध्र से संबंधित है। तो देखिए इनके उत्तर देख लेते हैं, मिलान देख लेते हैं। मिलान नीचे लिखे हुए हैं। ईस्ट एल्कोहल से संबंधित है, जो सेकंड है डायफ्राम मध्यपट, ये वक्ष गुहा से संबंधित है, इसलिए सेकंड को डी से मिलान कर दिया है। थर्ड में है त्वचा, त्वचा कैंचुआ से संबंधित है, इसलिए थर्ड को ए, कॉलम बी में ए जो है कैंचुआ, इससे इसके सामने लिख दिया है। फोर्थ पत्तियाँ, ये रंध्र से संबंधित है, इसलिए ई आ जाएगा इसके सामने। फिफ्थ में मछली यानी गिल्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए फिफ्थ में कॉलम बी में से बी इसके सामने आ जाएगा। अब 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए हैं जिनके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। तो 10वां प्रश्न है, पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। उत्तर हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में पादप भूमि से प्राप्त जल तथा खनिज एवं वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने का कार्य मुख्यतः पादपों की हरी पत्तियों द्वारा किया जाता है। 11वां प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है। यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। तो उत्तर हो जाएगा, पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस भोजन उपस्थित वसा के पाचन में सहायता करता है। पित्त रस भोजन में उपस्थित वसा के पाचन में सहायता करता है। भोजन में जो वसा उपस्थित होती है उसके पाचन में ये पित्तरस सहायता करता है। 12वां प्रश्न है, जब कोई हमारे बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब हम बाल कटवाते हैं तब दर्द नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर देख लेते हैं। हमारे बाल खींचे जाने पर बालों की जड़ से जुड़े हुए होने के कारण जो त्वचा है वो उत्तेजित होती है, इस कारण हमें बाल खींचने पर दर्द का अनुभव होता है, यानी दर्द होता है। जबकि बालों के काटने पर त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है, इसलिए दर्द नहीं होता।
इसके अलावा बालों के किनारे भी मृत होते हैं, यानी बाल को अगर बीच में से काटेंगे तो बाल को कहीं से भी काटेंगे तो उनके किनारे भी मृत होते हैं। इस कारण भी बाल काटने से दर्द नहीं होता है। अब है 13वां प्रश्न। किसी पुष्प के जनन अंगों को नामांकित कीजिए। पुष्प है फूल, उसके जो जनन अंग होते हैं, जनन अंग ही होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनको नामांकित करना है। तो देखिए ये चित्र दिए हुए हैं, पुष्प के नर जनन अंगों के चित्र हैं। ए में पुंकेसर नर जनन अंग हैं, ये पुंकेसर हैं, और मादा जनन अंग हैं जिनको कहेंगे स्त्री केसर, ये दाईं साइड में है, देख लीजिए। और अब है प्रश्न संख्या 14। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किमी यानी किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जानते हैं ना, और यहाँ दूरी हमको दे रखी है 240 किलोमीटर तथा समय दे रखा है 4 घंटे। तो चाल हो जाएगी दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको ये फॉर्मूला तो पता है ही, तो यहाँ दूरी की जगह लिख दिया 240 किलोमीटर बटे समय आ जाएगा 4 घंटे यानी 4h। घंटे को h में भी लिख सकते हैं, और जब 240 को भाग देंगे 4 से तो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ऊपर किलोमीटर बच जाएगा, बटे में h आ जाएगा। तो इस तरह से रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब है प्रश्न संख्या 15। वायु के संघटन को एक वृत्तारेख द्वारा दर्शाइए। तो ये चित्र दे दिया है, वायु में जो गैस हैं उनका संगठन वो कितने कितने परसेंटेज हैं, कौन कौन सी गैस हैं। तो ये देख लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें हैं। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, 78%। उसके बाद में ऑक्सीजन है 21% और अन्य गैसें हैं बहुत सारी गैस, वो हैं 1%। ये चित्र है। अब है प्रश्न संख्या 16। जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। 2 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देख लीजिए। जब लोलक घड़ियां नहीं थी तब पूरे विश्व भर में समय को मापने के लिए अलग अलग तरीके काम में लिए जाते थे। जैसे कहीं पर धूप घड़ी का उपयोग किया जाता था, कहीं जहाँ जल था वहाँ जल घड़ी का उपयोग किया जाता था, जहाँ रेत थी वहाँ रेत घड़ी का उपयोग किया जाता था। इस तरह से विभिन्न तरीकों से समय को मापा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। चालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर लिखिए। चालक तथा कुचालक पदार्थों में निम्न अंतर है। चालक किसे कहते हैं ये देख लीजिए, फिर कुचालक देखेंगे। कुचालक किसको कहते हैं? तो चालक है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक
कहते हैं। और कुचालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते हैं। चालक ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं और कुचालक ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते हैं। इन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं और कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। चालक कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, आयरन यानी कि लोहा तथा कॉपर यानी कि तांबा इत्यादि ऊष्मा के चालक हैं। और कुचालक प्लास्टिक तथा लकड़ी ऊष्मा के कुचालक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। 3 नंबर का प्रश्न है। अम्ल और क्षारकों के बीच के अंतर निम्न प्रकार हैं। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर क्षारक साबुन जैसे लगते हैं। दूसरा अंतर है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा अंतर है अम्लों का, इन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है और क्षारक इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। ये अंतर हो गई अम्लों और क्षारकों के बीच में। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो उत्तर देख लेते हैं। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। उदाहरण दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? ये क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। इनकी अभिक्रिया से हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है और साथ में जल भी निर्मित हो रहा है। देखिए लवण मिल रहा, सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण NaCl, और साथ में जल भी मिल रहा है। इसके साथ में ऊष्मा भी निकल रही है, ऊष्मा भी मिल रही है। अब है 20वां प्रश्न। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो क्रिस्टलीकरण को देख लेते हैं। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी माप के क्रिस्टलों को उसके विलयन से प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ के बारे में समझाइए। 3 अंकों का प्रश्न है। तो उत्तर है, बंद विद्युत परिपथ, जैसे ही स्विच ऑन होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से ऋण टर्मिनल यानी माइनस नेगेटिव टर्मिनल तक परिपथ पूर्ण हो जाता है। इससे पूरे परिपथ में तुरंत ही विद्युत प्रवाहित होने लगती है। इसी स्थिति को बंद परिपथ कहा जाता है। अब खुला विद्युत परिपथ क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे ही स्विच ऑफ हुआ तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक का परिपथ टूट जाता है। इससे पूरे परिपथ में विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। इसी स्थिति को खुला परिपथ कहते हैं। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 22, 4 नंबर का प्रश्न है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? इसके साथ किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण का कोई एक उपयोग बताइए। तो पहले तो ये देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। ये देखिए चित्र भी दे रखा है अवतल दर्पण का। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी कि धंसा हुआ हो, ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, परंतु यदि बिंब को अवतल दर्पण के बहुत पास रखें तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्तित बनता है। अवतल दर्पण अनेक जगह काम में आता है, जैसे कि डॉक्टर्स द्वारा आँखों, कानों तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये हो गया 22वां प्रश्न। अब है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले पक्षी प्रवास क्यों करते हैं? उनके प्रवास के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं तथा सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। उदाहरण के लिए साइबेरियाई क्रेन साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर। साइबेरियाई क्रेन कहाँ आते हैं? साइबेरिया से राजस्थान के तो भरतपुर जगह पे आते हैं। और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए प्रत्येक वर्ष आते हैं, यानी हर साल आते हैं देखिए दोस्तों, और हर साल ही वापस चले जाते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायवी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किमी तक की यात्रा करते हैं। 15,000 किलोमीटर तक चल के ये वहाँ से आते हैं। सामान्यतया ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती हैं। इन प्रवासी पक्षियों में एक खास परंतु आश्चर्य की बात होती है, वह ये है कि ये प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। यानी 15,000 किलोमीटर जाना और वहाँ से वापस सर्दियों में जाना। हर साल इनको कैसे पता चलता है कि हमें वहीं पर जाना है? ये बड़े आश्चर्य का और रहस्य की बात है। परंतु ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और इन्हें पता होता है कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतया कुछ भूचिन्हों यानी कि लैंडमार्क का उपयोग करते होंगे। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता होगा। ऐसा भी प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। अब है अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 24 है, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। चक्रवात जहां आता है वहां पूर्व योजना बनानी पड़ेगी ताकि नुकसान कम से कम हो, जनहानि नहीं हो। तो इसके लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए, ये इस उत्तर के माध्यम से हम देख लेते हैं। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से निम्न प्रकार की योजना तैयार की जा सकती है। तो पहला जो योजना का पहला बिंदु है, सामाजिक और सरकारी स्तर पर चक्रवात का पूर्व अनुमान लगाने की व्यवस्था होनी आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, चक्रवात का पूर्व अनुमान लगते ही, जैसे ही चक्रवात का पता लगे कि चक्रवात आने वाला है, उससे पहले ही समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों तथा आम जनता को सूचित करने हेतु सरकारी संस्थाओं द्वारा तीव्रगामी संचार की व्यवस्था करना आवश्यक है। ये पहले ही पता लग जाएगा तभी तो जनहानि कम होगी और व्यवस्थाएं तभी तो बैठेंगी। तीसरा पॉइंट है, पूर्वानुमान लगते ही लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य सामाजिक तथा सरकारी स्तर पर आवश्यक है। चौथा पॉइंट है, चक्रवात वाले संभावित क्षेत्रों में आश्रय स्थलों का निर्माण करना आवश्यक है ताकि चक्रवात के समय पीड़ित लोग उनमें शरण ले सकें। जहां चक्रवात आते रहते हैं वहां आश्रय स्थल भी बने हुए पहले से ही रहने चाहिए ताकि चक्रवात जब आए तो उससे पहले ही उन लोगों के रहने के लिए जगह मिल जाए। अगला पॉइंट है, पांचवा, उनके लिए भोजन पेयजल की उचित व्यवस्था करना। छठा पॉइंट है, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना। इत्यादि ऐसे तमाम कार्य हैं जिनसे चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। तो ये तमाम पॉइंट ऐसे हैं जिनसे हम चक्रवात से निपट सकते हैं। 25वां प्रश्न है, एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए कि आलू की आँख से नया पादप अंकुरित हो सकता है। 5 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देख लेते हैं, चित्र भी दे रखा है। प्रश्न अनुसार क्रियाकलाप को समझने के लिए सर्वप्रथम पहला काम क्या करेंगे, एक आलू लेकर उसे इस प्रकार से काटेंगे, टुकड़े करेंगे कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम एक आँख अवश्य रहे। देखिए चित्र के अनुसार आँख जो खड्डा सा होता है आलू के अंदर उसको आँख बोलते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे, अब आलू के इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा देंगे तथा कुछ दिनों तक उस जगह पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। तीसरी जो काम करना है वो है कुछ दिनों के बाद आलू के टुकड़ों को मिट्टी के बाहर निकालेंगे। तब हम देखते हैं कि प्रत्येक टुकड़े में आँख से अंकुर विकसित हो गए हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं कि आलू की आँख से नया पादप अंकुरित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों ये प्रश्न पत्र का वीडियो समाप्त हुआ और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम जैसा कि आपको पता ही है गर्ग एजुकेशन टेक है और जिनको वीडियो पसंद आया है वो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।